हमारी PYQ सीरीज का, जिसमें हम जनरल कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बेसिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन अ सिंगल फेज सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सिंगल फेज वाइंडिंग। सिंगल फेज वाइंडिंग है मेरी, ठीक है ना, सिंगल फेज वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है मेरी, इसके अक्रॉस मैंने क्या किया, सिंगल फेज सप्लाई दी है। ठीक है, और सिंगल फेज सप्लाई मतलब AC सप्लाई की बात कर रहा है। ठीक है, सिंगल फेज AC सप्लाई। तो सिंगल फेज वाइंडिंग में जब हम AC सप्लाई देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा करंट फ्लो करेगा, आई फ्लो करेगा, आई फ्लो करने की वजह से क्या होगा, मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इसका नेचर क्या होगा। तो देखो, AC सप्लाई दी है, AC सप्लाई का सिंपल सा मतलब होता है कि हम एक सोर्स लगा देते हैं, ठीक है ना, जिसमें मेरी वोल्टेज कांस्टेंट होती है और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है उस सोर्स की। ठीक है, तो बेसिकली वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो जो मेरा AC सप्लाई होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। साइनसोइडल इन नेचर। तो इसकी वजह से जो करंट आएगा, अगर हम सैचुरेशन को नेग्लेक्ट कर दे तो करंट भी क्या आएगा मेरा, सेम साइनोसोडियल। ठीक है, और फ्लक्स भी जो आएगा वो भी क्या आएगा, साइनोसोडियल। बट ध्यान ये रखना है कि फ्लक्स जो होगा वो मेरे सप्लाई वोल्टेज को क्या करेगा, लैग करेगा बाय 90 डिग्री। ठीक है, फ्लक्स जो है मेरी सप्लाई वोल्टेज को लैग करेगा। ठीक है, तो देखेंगे तो ये साइनसोडियल है। तो इस नेचर की जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसको कहते हैं हम पल्सुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। पल्सुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए वो पॉजिटिव रहेगी, फिर उतना ही टाइम के लिए वो नेगेटिव। ठीक है, सो इसको अगर मेरे को रोटेटिंग बनाना है, सिंगल फेज सप्लाई से मुझे रोटेटिंग बनाना है, तो मुझे दो वाइंडिंग चाहिए होंगी, मेन और ऑक्सिलरी। ठीक है, और दोनों पे जो सप्लाई जा रही होगी वो 90 डिग्री फेज शिफ्टेड होनी चाहिए, तभी मुझे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है ये, एमएमएफ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्लक्स ऑफ 1 मिली वेबर। फ्लक्स कितना दिया हुआ है, 1 मिली वेबर। ठीक है, एंड इन द मैग्नेटिक सर्किट हैविंग 100 टर्न्स, टर्न्स कितनी दी हुई है, 100, एंड रिप्रेजेंटिंग टर्न्स, और एमएमएफ दिया हुआ है हमको 50। अगर हम एमएमएफ की बात करें, सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट का अगर कंसेप्ट पता हो तो वो होता है एम्पियर टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में करंट, Ni। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल, टर्न्स को कर दिया डबल और करंट कर दिया इन्होंने रिड्यूस टू 50%, यानी करंट कर दिया हाफ। ठीक है, तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा ये पूछ रहा है वो। तो मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम एम एफ अपॉन में रिलक्टेंस। ठीक है, तो एम एम एफ क्या चेंज हो रहा है, पहले ये देखते हैं अपन। नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो रही है और करंट हाफ हो रहा है, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट आएगा, नो इफेक्ट होगा। तो जो पहले एम एम एफ था वही एम एम एफ जो होगा वो मेरा मिलेगा मुझे। ठीक है, इतना तो मुझे क्लियर है। दूसरा, रिलेक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, रिलेक्टेंस डिपेंड करती है मैग्नेटिक सर्किट के पाथ पे। तो वो रहेगा मेरा सेम, क्योंकि मैं कुछ चेंज तो कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में ओनली क्या हो रहा है मेरा, एमएमएफ में नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो रही है और करंट हाफ हो रहा है, जिसकी वजह से एमएमएफ कांस्टेंट रहेगा, ये सेम रहेगी। तो मेरा फ्लक्स विल रिमेन सेम। तो फ्लक्स जो एज इट इज रहेगा, तो मेरा पहले क्या था 1 मिली वेबर, तो सेम वो मेरा 1 मिली वेबर होगा। और इसका आंसर क्या था मेरा, पल्सुएटिंग इन नेचर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर, तो इसमें क्या बोल रहा है वो, एक अल्टरनेटर है जिसमें 18 स्लॉट पर पोल है। ठीक है ना, और द
फर्स्ट कॉइल लाइज इन स्लॉट 1 एंड 16। तो फर्स्ट कॉइल जो है मेरी, उसका उसका एक एंड तो मेरा फर्स्ट स्लॉट में है, तो सेकंड एंड 16 में है। तो इन दोनों का जो गैप होता है, इसको कहते हैं अपन कोइल स्पैन। ठीक है, क्या कहते हैं? कोइल स्पैन। ठीक है, हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द पिच फैक्टर ऑफ द कोइल फॉर थर्ड हार्मोनिक। पिच फैक्टर, पिच फैक्टर क्या होता है? मैं कल ऑलरेडी बता चुका हूँ सिंक्रोनिस वाली वीडियो में, फिर बता देता हूँ। Kp is represented by cos of n alpha by 2. Here n is order of harmonic. Alpha is short pitch angle. So we have to remember this. This is how we calculate pitch factor. So सबसे पहले मुझे n तो गिवन है 3, बट अल्फा क्या होगा, शॉर्ट पिचिंग एंगल कैसे निकालेंगे, वो आज हम देखने वाले हैं। सो बेसिकली दो टर्म होती है, एक होती है कॉइल स्पैन। कॉइल स्पैन क्या होती है कि नंबर ऑफ स्लॉट का डिफरेंस जो मेरे एक ही कॉइल के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक है। तो इधर कॉइल स्पैन क्या रहेगा? 16 माइनस 1। मेरी एक ही कॉइल, उसका एक कंडक्टर अगर फर्स्ट में है तो दूसरा एंड उसका किस में जा रहा है? 16 स्लॉट में। तो कॉइल स्पैन कितना आ गया मेरा? 15। फिर दूसरी टर्म जो होती है वो होती है पोल पिच। पोल पिच क्या होती है भाई? सिंपल, एक पोल कितने स्लॉट को कवर कर रहा है, वो मेरी पोल पिच कहलाती है। तो 18 स्लॉट्स इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स ये कहलाते हैं। ये वेरी कर सकता है मशीन के साथ, क्वेश्चन के साथ, बट एक और चीज याद रखनी है, पोल पिच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। सो इधर हम आज जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होगा इलेक्ट्रिकल एंगल, मैकेनिकल एंगल, तो वो सब के बेसिस पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो ये चीज आपको याद रखनी है, पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है, नंबर ऑफ स्लॉट्स आपको गिवन होंगे, ये नंबर वेरी कर सकता है। और अब अल्फा निकालना है हमें, तो वो क्या होगा? पोल पिच माइनस कोइल स्पैन अपोन में पोल पिच इनटू में 180 डिग्री। सो ये हो जाएगा 3/18 इंटू में 180 डिग्री। सो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से अपन केपी निकाल लेंगे। केपी क्या आ जाएगा? cos 3 इंटू 30/2। सो ये आ जाएगा केपी cos 45 डिग्री और 1/√2 और 0.707। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? एम्पियर ड्रॉन बाय सिंगल फेज मोटर आर इक्वल्स टू। एम्पियर का मतलब आई किसके इक्वल होगा? तो बेसिकली इन चारों को हमें, वैसे तो आई बहुत चीजों के इक्वल होता है, पर हमें इसके हिसाब से बताना है। तो इधर क्या है? एफिशिएंसी की टर्म्स में बताना है और पावर आउटपुट के हिसाब से। तो एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। और किसी भी मशीन का आउटपुट पावर क्या होता है? वो हमेशा एचपी में दिया होता है। मोटर का बात करूं आउटपुट, तो एचपी में दिया होता है। तो उसको जब मैं 746 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये एचपी रेटिंग है जो मोटर की नेम प्लेट पे लिखी होगी, और ये 746 से इंटू कर दूंगा, तो ये किस में आ जाएगा? वॉट में आ जाएगा। ठीक है, तो पावर आउटपुट क्या होता है? एचपी इंटू में 746 अपॉन में पावर इनपुट क्या होता है? सप्लाई वोल्टेज करंट इंटू में पावर फैक्टर ऑफ द मोटर। अब मुझे आई चाहिए, तो आई क्या हो जाएगा यहाँ से? आई इज इक्वल्स टू एच पी इंटू 746 अपॉन में वी कॉस फाइव इंटू में एफिशिएंसी। सो ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखें तो यहाँ पे मैच हो रहा है, और उसका उसका भी क्या था? ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, तो हियर वी हैव डिस्कस्ड 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सिमिलर दिस टाइप का क्वेश्चन ही है। ठीक है,
बोल क्या रहा है ये, मोटर आउटपुट इज इन एचपी इज इक्वल्स टू, मोटर आउटपुट पूछ रहा है तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम इधर भी, एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन में इनपुट। इधर से देखें तो ये बताना है, ठीक है, मोटर आउटपुट एचपी में क्या होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोवाट इनपुट, तो ये उधर चला जाएगा एफिशिएंसी के साथ इंटू हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा इधर से अगर मैं बात करूं तो एचपी कितना आ जाएगा मेरा, एचपी आ जाएगा मेरा किलोवाट इनपुट इनटू में एफिशिएंसी अपॉन में 0.746, किलोवाट ले लिया तो यहाँ पे 0.746 आएगा, ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। इस पूरे को आप किलोवाट इनपुट ले सकते हो अगर वो, और इस फैक्टर को आपने कर देना है 0.746, तो ये किलोवाट में हो जाएगा, अभी वॉट में आएगा, तो ये याद रखना ये इनपुट है भाई, वी आई कॉस फाइव, कॉस फाइव हियर इज द पावर फैक्टर ऑफ मोटर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर 108 स्लॉट्स 12 पोल 3 फेज वाइंडिंग, ठीक है, सो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने दिए हुए हैं 108, ठीक है, और 12 पोल्स दिए हुए हैं, और तीसरा 3 फेज वाइंडिंग बोली हुई है। पूछा क्या इसने, पूछा है हमसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज अ फैक्टर जो हम पढ़ते हैं, टाइप ऑफ वाइंडिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि दो टाइप की वाइंडिंग होती है, एक होती है मेरी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, भाई स्पेलिंग तो गलत लिख दी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पढ़ते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, मेरा कुछ ईएमएफ रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग करते ही मेरा कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में जो मेरा ईएमएफ होता है वो मेरा अलजेब्रिक सम के इक्वल आता है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग करते ही वो मेरा वेक्टर सम के इक्वल हो जाता है, और जिसकी वजह से वो ईएमएफ जो है रिड्यूस हो जाता है, तो जिस फैक्टर से रिड्यूस होता है वो फैक्टर मेरे को भेज देता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो इधर से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कंसेप्ट आता है जब मैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करता हूँ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की जगह पे, ठीक है। ये होता किसके इक्वल है वो मैं आपको बता देता हूँ, साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन में एम साइन बीटा बाई 2। अब देखो इधर ना फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद रखना है, दूसरी चीज ये जो वैल्यूज है ना ये है क्या, एम क्या है यहाँ पे, एम रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है। नेक्स्ट बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है स्लॉट एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये ध्यान रखना है आपको, और एम बीटा का अगर बात करूं तो वो मेरे को देता है फेज स्प्रेड, ये तीन टर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। सो इधर से हम पहले एम निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, और उसकी वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे एम, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, तो नंबर ऑफ पोल पर फेज कितना आ जाएगा 3। सिमिलरली हम निकालेंगे स्लॉट एंगल जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने गामा से किया हुआ है, तो वो होता है स्लॉट एंगल इलेक्ट्रिकल डिग्री में बताना है, तो वो सिंपल सी बात है किसके इक्वल होगा 180 पोल पिच अपॉन में नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू में नंबर ऑफ पोल्स, या तो इस फॉर्मूले को याद रख लो, नहीं तो ये बीटा का, नहीं तो एक चीज और याद रख सकते हो, 300 डिग्री 360 डिग्री बनता है भाई, 360 अपॉन में नंबर ऑफ स्लॉट्स करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा स्लॉट एंगल आ जाएगा मैकेनिकल वाला,
इनटू में कर देना पोल बाय 2, तो ये मुझे दे देगा इलेक्ट्रिकल का स्लॉट एंगल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 20 डिग्री। तो बीटा आ गया। तो के डी किसकी इक्वल हो जाएगा, साइन एम बीटा कितना हो जाएगा 60, 3 इंटू में 2, 60 अपॉन में 2 अपॉन में 3 साइन 20/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो साइन 30 अपॉन में 3 साइन 20, तो ओवरऑल आपका आंसर बैठेगा 0.96 अप्रोक्स। ठीक है। मुद्दे की बात सिंपल ये है कि आपको ये रिलेशंस पता होने चाहिए। ये पता है तो यू विल बी सक्सेसफुल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इट इज डिजायरेबल टू एलिमिनेट फिफ्थ हार्मोनिक वोल्टेज फ्रॉम द फेज वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर। द कॉइल शुड बी शॉर्ट पिच्ड बाय एन एंगल इलेक्ट्रिकल ऑफ। ठीक है। तो बेसिकली हमें ये पूछ रहा है शॉर्ट पिचिंग एंगल क्या रखे अपन जिससे मेरा फिफ्थ हार्मोनिक जो है वो वोल्टेज जो हो वो 0 हो जाए। तो सिंपल है, हमको क्या करना है, शॉर्ट पिचिंग एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos n अल्फा बाय 2, दिस इज पिच फैक्टर। ठीक है। तो पिच फैक्टर अगर 0 करना है मुझे तो मेरा वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उस हार्मोनिक की वजह से। अगर उस हार्मोनिक का ईएमएफ 0 हो जाएगा, ईएमएफ वोल्टेज 0 करना है तो मेरे को पिच फैक्टर 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईएमएफ जो होता है ना किसी भी हार्मोनिक का, nth हार्मोनिक का, वो होता है 4.44 इंटू एन एफ इंटू फाइव उस हार्मोनिक का वो फ्लक्स इंटू में के पी इंटू में के डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। ठीक है। तो के पी एन अगर 0 कर दूंगा तो मेरा ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो मेरे को के पी एन 0 करना है, और वो कब होगा, जब मेरा ये फैक्टर कॉस ऑफ एनी एंगल कब 0 होता है, कॉस ऑफ एनी एंगल कॉस 90 के इक्वल होगा तभी 0 होगा। तो एन अल्फा बाय 2 90 डिग्री के इक्वल होगा। इधर से अल्फा क्या आ जाएगा 180 डिग्री बाय एन। हियर एन इज ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा 180 अपॉन में 5 36 डिग्री। अगर यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का पूछा होता तो यहाँ 3 आ जाता, तो यहाँ 60 हो जाता। ऐसी अगर नाइन्थ का पूछ रहे थे तो 20 डिग्री आ जाता। रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक एंगल चेंज होगा। शॉर्ट पिचिंग एंगल को वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, उस हार्मोनिक का फ्लक्स 0 कर सकते हैं। और हार्मोनिक तो हर किसी चीज के लिए अनडिजायरेबल रहते हैं भाई। तो सिंपल है, ये अच्छा एडवांटेज होता है कि हम वाइंडिंग की शॉर्ट पिचिंग करने का एडवांटेज है ये, कि वाइंडिंग को शॉर्ट पिच करके हम हार्मोनिक को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट पिचिंग एंगल को उस हिसाब से सेट करेंगे कि मेरा जो वो हार्मोनिक है जो अनडिजायरेबल है, और हम मोस्टली थर्ड या फिफ्थ हटाएंगे इससे। ठीक है, ताकि हमारा वो वोल्टेज में रिफ्लेक्ट ना हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8 के देखते हैं अब। इसमें क्या कह रहा है कि द आर्मेचर ऑफ सिंगल फेज अल्टरनेटर इज कंप्लीटली बाउंड विद टी सिंगल टर्न कॉइल्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। पहले तो कंसंट्रेटेड, अब क्या कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग कर दी है भाई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग कर दी है तो उसमें क्या आ जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा मेरा ईएमएफ जो होगा, वेक्टर सम हो जाएगा ईएमएफ का अलजेब्रिक की जगह पे। ठीक है। ये कंसंट्रेटेड के लिए ये, और डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए वेक्टर सम आएगा। ठीक है। तो होता क्या है ना, जब कंसंट्रेटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड में जाते हैं, कंसंट्रेटेड रहेगा तो ईएमएफ क्या होगा नॉर्मली कंसंट्रेटेड के केस में, ईएमएफ और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में ईएमएफ पर टर्न। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है टी इनटू में 2, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। ठीक है। और जब मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या केस बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड में बनेगा
के डी इंटू में ई एम एफ, क्योंकि वेक्टर सम आ गया, तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। तो फॉर सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, अगर मेरा एंगल जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो जीरो है, वो छोटा है, तो 2/पाई इंटू में 2t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/पाई इंटू में 2, ये 4/पाई हो जाएगा। और ये 4/पाई पाई कितना आ जाएगा, 1.273 टी वोल्ट। तो इधर ध्यान रखने की क्या बात है, दो चीजें ध्यान रखने की है। ये एक तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ अगर मैं ईएमएफ पर टर्न इंटू कर दूंगा तो मेरे को ओवरऑल वाइंडिंग का, ओवरऑल मशीन का ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये आरएमएस दिया हुआ है तो ये भी आरएमएस में आएगा, ये एवरेज दिया हुआ है तो ये एवरेज आएगा। पहली चीज तो ये, ठीक है। और ये जो मिलेगा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए मिलेगा, और इसको जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर से इंटू कर दूंगा तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग के लिए मिल जाएगा। मेन कंसर्न ये है कि ये कैसे निकलेगा, तो सिंगल फेज के लिए, टू फेज के लिए, थ्री फेज के लिए अलग अलग मेथडोलॉजी होती है। ठीक है, आपको वो रेफर करना पड़ेगा और तीनों केसेस के लिए देखना पड़ेगा कि किस केस के लिए क्या आता है। ठीक है ना। Question number 9. For a p-pole machine, the relation between electrical angle and the mechanical angle in degree is. तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, सिंपल है, थीटा ई इज इक्वल टू थीटा एम इंटू में नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड विद 2। इधर से आपको ये रिलेशन याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हो तो। मतलब एन नंबर ऑफ टाइम यूज हो सकता है, ये होता है ये, बिकॉज हर कन्वर्जन में यूज होगा। स्लोट एंगल निकालना है तो इलेक्ट्रिकल में चाहिए अपने को, हर चीज में ये फॉर्मूला यूज होता है। तो इसको सिंपली ना, कंफ्यूजन क्या होती है फॉर्मूले को याद रखने में, मैं बता देता हूँ। 2/p है या फिर p/2 है, ये कंफ्यूजन देता है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होता है ना, वो मैकेनिकल डिग्री से ज्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल डिग्री आप 720 भी देखोगे, 1080 भी देखोगे, ठीक है। मैकेनिकल डिग्री आप स्पेस में एंगल बनाते हो तो पूरा सर्कल घूमोगे आप, पूरा एंगल, तो कंप्लीट एंगल 360 होता है स्पेस वाला। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल डिग्री वैरी करता है। तो आप एक चीज नोटिस करो कि इलेक्ट्रिकल डिग्री बड़ा होता है मैकेनिकल डिग्री से। ठीक है, तो इस केस को करते हुए ये रिलेशन याद करने में आसानी होती है कि पी तो ज्यादा होगा 2 से, क्योंकि मिनिमम पोल 2 हो सकते हैं, फिर 4, फिर 6, 8 इवन नंबर में रहते हैं ना। ठीक है, पेयर्स में रहेंगे हमेशा मैग्नेटिक पोल्स। ये ईएमएफटी का कंसेप्ट है कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और वो सब हम डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे। तो सिंपली याद रखना कि 2, 4, 6, 8 होंगे, और पी जो होगा ऑब्वियस सी बात है मिनिमम 2 होगा और 2 से ज्यादा होगा फॉर 2 पोल्स। थीटा ई इज इक्वल टू थीटा एम फॉर 2 पोल्स, p इज इक्वल टू 2 के लिए। बट फॉर एनी अदर केस, फॉर p ग्रेटर देन 2 जब होगा तो ये रहेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस रिलेशन को। सो अपना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक स्टार वाइंडिंग सप्लाइड है, 3 फेज सप्लाई है, 60 हर्ट्ज पे दी गई है, और रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेटिंग। तो प्रोड्यूस है मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेटिंग, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का रोटेशन की स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, 900 आरपीएम बोल रहा है ये। ठीक है, उसके बाद बोले डिटरमाइन नंबर ऑफ पोल्स। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, एक रिलेशन होता है सिंक्रोनस स्पीड का 120 f/p। ये मेरा मैकेनिकल डोमेन में है, ये मेरा इलेक्ट्रिकल डोमेन में है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डोमेन का एक ये वाला फॉर्मूला है, और एक मेरा जो ये वाला है p/2। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है, कभी भी यूज हो सकते हैं। तो इधर से मेरे को नंबर ऑफ पोल्स पूछा है, तो बाकी दोनों चीजें दी हुई हैं। तो ये हो जाएगा 120 f/ns, 120 इंटू में 60 अपॉन में 900, जीरो से जीरो कैंसिल। सो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 8 पोल्स। दीज आर द पोल्स रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है द फ्रेम ऑफ द फ्री स्टेशनरी मोटर शैल बी अर्थड बाय द ओनर एट। सो ये थोड़ा सा कंसेप्ट से हटके है, मतलब ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड है। तो बेसिकली है क्या ये, मैं आपको बताता हूँ कि ये बात कर रहा है बॉडी अर्थिंग की। ठीक है, तो जब भी एज पर अपन इंडियन स्टैंडर्ड्स या इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से देखें, तो कोई भी 3 फेज मशीन है या 415 वोल्ट से ऊपर की मशीन है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो उसकी बॉडी अर्थिंग के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा,
दो पैरेलल अर्थ रन करते हैं अपन, ठीक है, जिनकी अर्थ पीट अलग अलग होती है, चाहे वो मेरी प्लेट टाइप अर्थिंग है या शीट टाइप अर्थिंग है, अलग अलग रहती है, कॉपर की है या फिर जोन जोन सा मटेरियल यूज की है उसकी है, ठीक है। पर उसके लिए क्या ध्यान रखना है कि दो अलग अलग मशीन के पैरेलल में मेरी दो अलग अलग अर्थ जाएगी, दोनों का सोर्स अलग अलग होगा, दोनों की अर्थ पीट अलग अलग होगी, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एज पर स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, इनके बीच का कुछ स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है, ठीक है। और वो कनेक्टेड होगी मेरी मशीन की बॉडी से, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें क्या कह रहा था, फ्रेम ऑफ द फ्री स्टेशनरी मोटर शैल बी अर्थेड बाय द ओनर एट टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शन थ्रू आउट द होल लेंथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल काम किया हुआ है तो आपको रिमेम्बर रहेगी ये चीजें, वरना तो भगवान मालिक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बैलेंस टू फेज सप्लाई गिवन टू अ टू सिमिलर कॉइल प्लेस्ड 90 डिग्री अपार्ट इन स्पेस प्रोड्यूसेस द, अच्छा, एक वाइंडिंग है। सो ये कंसेप्ट होता है कि अपन को ना ये होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंसेप्ट, ठीक है। तो हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम दो वाइंडिंग तो चाहिए चाहिए, ठीक है, और उनके बीच में फेज शिफ्ट चाहिए होगा। अब वो जो सप्लाई जा रही है उसमें वो भी फेज शिफ्टेड होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो मैं सोर्स लगाऊंगा V1 V2, ये भी फेज शिफ्टेड होना चाहिए। और जो मेरे, ये मेरा रोटर हो गया, और ये मेरे दोनों वाइंडिंग जो स्टेटर की हैं, ठीक है, इसको मैं मेन कहूंगा, ये ऑक्सिलरी है, ठीक है। और ये दोनों बाइंडिंग है, इनके अंदर जो सप्लाई से आ रही है वो भी फेज शिफ्टेड होनी चाहिए, और ये दोनों स्पेस में भी 90 डिग्री फेज शिफ्टेड होना चाहिए, तभी मेरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एक तो ये केस हो गया, और थ्री फेज के लिए फिर क्या केस रहता है कि जो तीनों होंगी वाइंडिंग वो 120 डिग्री स्पेस शिफ्टेड होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, 120 डिग्री बैलेंस्ड वोल्टेज देंगे हम उनको। जब ये दोनों चीजें होगी तो मेरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये थ्री फेज का केस है, ये भी आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो अभी टू फेज के केस के लिए क्या होना चाहिए, दोनों फेज शिफ्टेड होनी चाहिए 90 डिग्री से, स्पेस में और सप्लाई में भी फेज शिफ्ट होना चाहिए। तो जब ऐसा है तो मेरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ये ऑप्शन। अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 13, थीटा ई इज इक्वल्स टू पी बाय, क्या हो रहा है, पी बाय 2 थीटा एम। सो ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत जगह यूज होगा ये फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर के लिए। तो देखो, हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर एज द नेम सजेस्टिंग, हार्मोनिक क्या होता है ना, मेरा अनडिजायरेबल होता है भाई किसी भी सिस्टम में, ठीक है। तो जितने भी मेरे प्लांट्स होते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन मेजर करते रहते हैं, ठीक है, सप्लाई साइड पे कि क्या रह रहा है। इसका पर्टिकुलर रेंज डिफाइंड होता है 5% फॉर वोल्टेज एंड 10% में बी फॉर करंट, ऐसे कुछ करके कुछ रहता है। तो हमें वो याद रखना होता है, बट ये पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है कि ये हार्मोनिक्स, टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन हम जो मेजर कर रहे हैं वो है क्या। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बार इसको रब कर लेते हैं। तो जो मेरा सप्लाई एंड पे जो भी मेरा करंट फ्लो करता है ना, बेसिकली हम करंट की बात करेंगे, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है मेरा फंडामेंटल, और बाकी जो रहते हैं मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी के 3, 5 ओमेगा 7 ओमेगा वाले, ठीक है, ये रहते हैं मेरे हार्मोनिक्स, जो अनडिजायरेबल होते हैं, हमें नहीं चाहिए होते। तो टीएचडी करता क्या है ना, वो ये अनडिजायरेबल वालों को मेजर करके बताता है कि कितने परसेंट है इसके फंडामेंटल के, ठीक है, कितने परसेंट है फंडामेंटल के, या सॉरी टोटल कितने परसेंट है, ठीक है। तो टीएचडी का काम होता है मेजर द ऑल हार्मोनिक एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन से रिलेटेड है, स्क्रीन किस लिए करते हैं अपन,
होता क्या है, इंडक्शन मशीन में एक कंसेप्ट आता है जो कहता है कोगिंग। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो जाती है अगर हम स्क्यूइंग ना करें रोटर की स्टेटर के साथ, अगर हम स्क्यूइंग ना करें तो तो हम क्या करते हैं, स्क्यूइंग करते हैं, मतलब टिल्ट करते हैं स्लोट्स को, थोड़ा तिरछा काटते हैं रोटर के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग से बच जाता है रोटर। इसके अलावा उसकी उसके एडवांटेज क्या क्या रहते हैं, इंप्रूव करता है वो हीट ट्रांसफर को, और नॉइस रिड्यूस करता है, और सप्रेसिंग अनडिजायरेबल हार्मोनिक्स। तो स्प्रिंग हमारा तीनों चीजों में हेल्प करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ सिंपलेक्स लैब फाइंडिंग द कम्यूटेटर पिच इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ये होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, विच इज रिलेटेड टू पिचिंग। ठीक है, वाइंडिंग के कंसेप्ट से है ये आप देखिएगा अपने एंड पे। कल रात को जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें इनके सॉल्यूशन और इनका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए आपको इनको गो थ्रू करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पास थ्रू इन वन रेवोल्यूशन ऑफ 6 पोल सिंक्रोनस अल्टरनेटर इज। तो बेसिकली इसमें भी वही क्वेश्चन घुमा कर दिया हुआ है, बस थीटा ई पूछ रहा है, थीटा एम, एक रेवोल्यूशन में थीटा एम क्या होगा 360 डिग्री, इनटू में पी बाय 2, नंबर ऑफ पोल्स कितने दिए हुए 6, तो 360 इंटू 6 बाय 2, ये आ जाएगा 3 इंटू 360 यानी 1080। और रिमेंबर दैट थीटा ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा एम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। इन अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन अ फुल पेज कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है 100। ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा। मूव पास्ट अ साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लक्स, फ्लक्स पर पोल दिया हुआ है, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम 0.04 वेबर पर पोल। ठीक है, और अगर कुछ मेंशन ना हो कि फ्लक्स पर पोल है टोटल फ्लक्स है, तो ऑब्वियस है जो गिवन वैल्यू है आपको डिफॉल्ट वैल्यू आपकी ये कहती है कि वो पर पोल फ्लक्स है। ठीक है ना। उसके बाद स्पीड दे रखी है रोटर की ns 3000 rpm। तो 3000 से हिसाब से हम अगर हम लेट कर ले कि मेरे पोल जो होंगे वो 2 होंगे और फ्रीक्वेंसी मेरी क्या होगी 50, तो इस हिसाब से मेरी 3000 की स्पीड पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ से पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी 50 होगी अगर हम पोल 2 मान के चल रहे हैं तो। ठीक है ना। नेक्स्ट वो पूछ रहा है ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू, तो ये होती है 4.44। अगर केपी बाइंडिंग फैक्टर के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो केपी केडी जो मेरा वेक्टर होते हैं, पिच पिच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वो क्या ले लूंगा मैं 1 ले लूंगा, जिसको मैं वाइंडिंग फैक्टर इन दोनों के प्रोडक्ट को कहता हूँ वाइंडिंग फैक्टर, उसको क्या ले लूंगा 1 ले लूंगा। तो केपी केडी जो हो जाएंगे दोनों 1 हो जाएंगे तो केडब्ल्यू 1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसको 1 लेके चलो, तो इसको नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं हम। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फ्लक्स पर पोल इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स, so 4.44 into 100 into 50 into में 0.04 अपॉन में 100, so ये कैंसिल आउट होके 2 2, तो ये आ जाएगा 888 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, एन आयरन बार इज बेंट इनटू अ रिंग शेप लिविंग अ स्मॉल एयर गैप बिटवीन द टू एंड्स। तो मेरा एक आयरन बार है, ठीक है, इसको क्या किया मैंने, एक रिंग शेप में बेंड कर लिया, ये क्या एयर गैप है बीच में। अब दूसरा बोल रहा है इट इज बाउंड विद द मल्टी टर्न कॉइल, तो इसको बाउंड कर दिया मल्टी टर्न कॉइल के साथ। ठीक है, एंड एसी सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, एसी सोर्स भी कनेक्ट कर दिया, सुनते जाओ बस। एंड इफ द एयर गैप इज इंक्रीज, अब इस एयर गैप को क्या कर दिया बढ़ा दिया। ठीक है, तो एयर गैप को बढ़ा दिया तो उसका जो मीन लेंथ है उसमें एयर गैप का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, एल जी बढ़ जाएगा। तो बेसिकली एयर गैप बढ़ने पे क्या होता है, आयरन का जो होता है ना यूजुअली
रिलक्टेंस कम होता है, ठीक है, रिलक्टेंस कम होता है, और एयर गैप जहां आती है एयर की वजह से, उसमें रिलक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एयर गैप बढ़ने से क्या होगा, मेरा रिलक्टेंस ओवरऑल बढ़ जाएगा। अब देखो मेरे को अगर फ्लक्स का पता है तो वो क्या होता है मेरा, एम एम एफ अपॉन में रिलक्टेंस, ठीक है ना, एम एम एफ अपॉन में रिलक्टेंस। सो एम एम एफ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में करंट। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि करंट पे क्या असर पड़ेगा। अगर मुझे फ्लक्स कांस्टेंट रखना है तो, फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है तो जैसे मेरा रिलक्टेंस बढ़ेगा, साथ ही साथ मेरा जो करंट ड्रॉन हो रहा है वो कम हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और कुछ भी पूछना हो बेझिझक होकर पूछिए। कोशिश करूंगा आपके डाउट्स का आंसर कर सकूं जितना मेरे एंड पे पॉसिबल है। बाकी एफर्ट्स दे रहा हूं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाकी वो 2 क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू पिच, कम्यूटेटर पिच वाले क्वेश्चन जो है वो कल डिस्कस करूंगा, तब तक आप उसको एक बार पढ़ के आइएगा। थैंक यू वेरी मच।